स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं ऑनलाइन में, अगर टेक्निकल कोई फॉल्ट आ जाए तो दिक्कत ही होता है। एनीवे, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, हम लोग इससे पहले प्रियम्बल से जो क्वेश्चन बन सकते थे टफ या हमसे गलत हो सकते थे वो देखा। फिर फंडामेंटल राइट से जो क्वेश्चन गलत हो सकते थे वो देखा। और डीपीएसपी में कोई खास नहीं था, कथन है, वो कथन से गलत हो सकते थे वो देखा। फिर 5 भाग में आ गए कार्यपालिका पे। कार्यपालिका में हम प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के बारे में हम जब बात कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें उभर के सामने आई। अब देखिए, यहाँ पे आपातकाल की बात कर जा रहा है। आपातकाल से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन इतने टफ आ जाएंगे कि संभालने से संभलेगा नहीं। आर्टिकल 352, 356 और 360, ये 3 आपातकाल है जो प्रेसिडेंट, आप लोग जानते होंगे। प्रेसिडेंट, क्योंकि यहाँ टफ क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं तो आल्दो मालूम होना चाहिए आप लोग का। नहीं भी मालूम हो तो चिंता ना करिए, अगर कोई सजेशन है तो जरूर दिल खोल के सजेशन दीजिए और कौन से टॉपिक पे चाहते हैं वो टॉपिक भी बताइए, ठीक है ना। कमेंट करिए, लाइक करिए और लोगों के पास शेयर करिए। शेयर करेंगे तो एक होता है ना कि हाँ, प्रोत्साहन मिलता रहता है, बच्चे लाइक कर रहे हैं, हमें करना चाहिए तो और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। तो हम 352, 356, 352 किससे था? नेशनल इमरजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल। 356 किससे था? राष्ट्रपति शासन से है। और 360 किससे जुड़ा हुआ है? फाइनेंस इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट क्या करते हैं? घोषणा करते हैं इन सारे के बारे में, ठीक है। हम आते हैं पहला आर्टिकल 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी। वहां से क्वेश्चन बनेगा क्या? अच्छा देखो, नेशनल इमरजेंसी 3 आधारों पे घोषित की जाती है अभी वर्तमान समय में। एक तो युद्ध हो तो घोषणा किया जा सकता है। दूसरा क्या? बाह्य आक्रमण हो तो घोषणा किया जा सकता है। और तीसरा क्या? तीसरा सशस्त्र विद्रोह हो। सशस्त्र विद्रोह हो तो घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है इसका, नेशनल इमरजेंसी का। लेकिन ये सशस्त्र विद्रोह जो तीसरा बताया, ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में आंतरिक अशांति था। क्या था? आंतरिक अशांति था, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन आया और 352 में 2 परिवर्तन किए। आर्टिकल 352 में क्या किए? 2 परिवर्तन और मेजर परिवर्तन। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्या था कि आंतरिक अशांति की जगह क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया, ठीक। दूसरा क्या? हमारा मंत्रिमंडल का सिफारिश होना तो जरूरी है, लेकिन लिखित सिफारिश कर दिया। यहाँ पे लिखित सिफारिश, तभी नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखित सिफारिश। चलो साहब, ये भी समझ गए। तो अब बात उठती है कि और क्या क्वेश्चन इससे 352 से बन सकते हैं। तो साहब, जो 352 के प्रक्रिया है उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं और इतने अच्छे बन सकते हैं कि अक्सर क्या होता है ना कि 352, 356 और 360 में कंफ्यूजन होता है। आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और कभी गलती से भी गलती मत करना इसको। कंफ्यूजन दूर ये होगा, देखो, जब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करता है प्रेसिडेंट तो 1 माह तक लागू होता है। 1 माह तक लागू होता है। ये 352 की बात हो गई। 356 में क्या होता है? तो ये याद रखना, 2 माह के लिए लागू रहता है। और 360 में ऐसा कुछ नहीं है, जब प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक लागू करेगा, जब वापस करेगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने के लिए, यहाँ 1 माह तक लागू रहेगा। तो ये तीनों की बात हो गई। 356 में या राष्ट्रपति शासन में 2 माह तक लागू रहेगा घोषणा करने के बाद। फिर 2 माह के अंतर्गत इन तीनों में संसद को क्या करना होगा? अनुमोदन करना होगा। अनुमोदन करना होगा, 2 माह के अंदर ही करना होगा। अगर 2 माह के अंदर नेशनल इमरजेंसी में अनुमोदन कर देता है तो 6 माह के लिए नेशनल इमरजेंसी क्या होगा? विस्तार हो जाएगा, विस्तारित हो जाएगा 6 माह के लिए, ठीक है ना। 6 माह याद रखना। लेकिन अगर मान लो कि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है जब नेशनल इमरजेंसी लगाया गया, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने तक वर्ष तक बढ़ाया जाता है? 1 वर्ष तक। ये ध्यान रखना, 1 वर्ष तक। लेकिन इमरजेंसी कितने माह तक? 6 ही माह तक होगा। और 6 माह करके ये इन्फिनिटी टाइम तक बढ़ाया सकता है संसद, ऐसा अनुमोदन बार बार करते रहे तो। ये नेशनल इमरजेंसी का हुआ। अब साहब आ जाओ 356 में। 356 में
2 माह के अंदर ही अनुमोदन करना होता है। अगर अनुमोदन कर दिया तो राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए विस्तारित हो जाएगा, 6 माह के लिए हो जाएगा। लेकिन 6 माह के बाद 1 माह भी बढ़ाना हो तो नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। क्यों? 2 शर्तें हैं। इलेक्शन भैया या जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वो कह दे कि उस राज्य में, जिस राज्य में एक राष्ट्रपति शासन लगा है, वहां चुनाव नहीं हो सकता। दूसरा क्या? दूसरा बोल दे कि उस समय नेशनल इमरजेंसी लगे है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो इसलिए नहीं कर सकता। इन 2 शर्त, अगर ये 2 शर्त हैं, तभी 6 माह के बाद क्या कर सकते हैं? विस्तारित कर सकते हैं क्या? राष्ट्रपति शासन को, अदरवाइज नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट। तो साहब ये बात समझ में आया कि इलेक्शन कमीशन और नेशनल इमरजेंसी के समय ही विस्तार किया जा सकता है 6 माह के। लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये बात बोला गया है 3 वर्ष तक। ऐसा नहीं है कि 6 माह करके 3 वर्ष तक करेगा, ना ना ना। ये इलेक्शन कमीशन 6 माह के बाद इलेक्शन कमीशन और नेशनल इमरजेंसी शर्त होगा तब भी हो सकता है, या दोनों में से कोई एक भी बोल दे तो नेशनल इमरजेंसी लग गया होगा तब हो जाएगा, या इलेक्शन कमीशन ऐसा कुछ बोल दे। लेकिन इलेक्शन कमीशन बोल दे तो इसका मतलब कि नहीं कि हमेशा के लिए 3 ही वर्ष होगा मैक्सिमम। ठीक, अब यहां समझ में आया। तो 360 की भी बात कर ले सर। देखिए 360 में क्या होता है? 360 में राष्ट्रपति क्या करते हैं? ऐसा समाधान हो जाएगा कि भैया वित्तीय संकट आ गया है देश के ऊपर, अब हमें ऐसा आपातकाल लगाना चाहिए। आल्दो एक बार भी नहीं लगा है, लेकिन अगर ऐसा समाधान प्रेसिडेंट को हो जाता है तो वो लगाएगा तो वो 2 माह के अंदर संसद क्या कर दे? अनुमोदन कर दे, तो वो लागू रहेगा। और कब तक लागू रहेगा? जब तक राष्ट्रपति उसको वापस नहीं ले लेता तब तक वो 360 लागू रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात अनंत काल तक। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं 356 की बात हो गई। ठीक, और 2 शर्त भी बता दिया, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या इसी ऐसा बोल दे कि चुनाव नहीं कर सकता, चुनाव नहीं करवा सकता। अब 360 की भी बात कर लिए। अब आते हैं उपराष्ट्रपति। प्रेसिडेंट के बाद हम उपराष्ट्रपति पे आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट पे। तो आर्टिकल 63, अच्छा आप लोग आर्टिकल से डर रहे होंगे, तो एक छोटा सा ही वीडियो हमने बहुत पिछले साल बनाया था और आज भी प्रासंगिक है, इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम, उस वीडियो को देख लो, मजा आ जाएगा और समझ में आएगा। वो आर्टिकल 1 बार 2 बार देख लोगे, याद हो जाएगा। तो 63 के तहत क्या है? उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। बात समझ में आई। और उपराष्ट्रपति से क्या क्वेश्चन कंफ्यूजिंग पूछ सकते हैं, अब ये ध्यान रखना है। देखो ये तो सबको ही जानता है कि अगर प्रेसिडेंट ना हो, मतलब त्याग पत्र दे दे या वो उनकी मृत्यु हो जाए, तो राष्ट्रपति क्या बनता है? कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनता है। ये बात तो समझ में आया, ये जानते हैं। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? वो वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी जानते हैं। लेकिन बात यहां है कि संविधान का कौन सा पद कृत्रिम महानता का पद बोला जाता है? कृत्रिम महानता का पद कौन सा बोला जाता है? तो वाइस प्रेसिडेंट को बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जो वेतन मिलता है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है कि सभापति का? तो ध्यान रखना है, जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, सभापति के रूप में उसको वेतन मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, वेतन और भत्ता उसको सभापति, राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलता है। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। 91 संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट, और हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, घुमा के पूछ लिया जाता है। पहला, ये कब लागू हुआ अभी तक नहीं पूछा, लेकिन यूपीपीसीएस हम पता नहीं ईयर के पीछे क्यों पड़ा रहता है, तो उसको तृप्ति देने के लिए याद कर लेंगे भाई, 2003 में आया था। दूसरा क्या, 91 संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद का आकार डिसाइड किया गया था कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा। तो वो बोला था कि लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें मंत्रिपरिषद कुल जो संख्या होगा यहाँ का, उसके कुल संख्या का कितना होगा? 15% ही मंत्रिपरिषद होगा। लेकिन 15% तो बोल दिया, लेकिन ऑप्शन वाले देने वाले और खेल कर देते हैं, कहते हैं कि 15% क्या पीएम के साथ या सीएम के साथ कि नहीं, मतलब लोकसभा की बात होगी तो पीएम के साथ और विधानसभा की बात होगी तो सीएम के साथ। तो 15% में भैया पीएम साहब भी इंक्लूड हैं और सीएम साहब भी इंक्लूड हैं। ठीक है, ये बात
मैक्सिमम की होगी। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि मिनिमम कितना लोकसभा में होगा, लोकसभा में मिनिमम कितना होगा। तो साहब मिनिमम लोकसभा का कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है, मिनिमम का कुछ भी प्रावधान नहीं है मिनिमम का। लेकिन हाँ, विधानसभा में जरूर है मिनिमम। मिनिमम कितना होना चाहिए विधानसभा में? 12 होना चाहिए मंत्रिपरिषद। कितना? 12 होना चाहिए। लेकिन लोकसभा में मंत्रिपरिषद मिनिमम कितना होना चाहिए? साहब नहीं है। यहीं से क्वेश्चन। ठीक, अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे। अक्सर पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद का जो मंत्री होता है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व रखता है, उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है। और मंत्रिपरिषद दो क्वेश्चन बन रहे हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये क्वेश्चन उठ के आता है और यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो देखो साहब, केवल मंत्रिपरिषद का एक जो मंत्री होता है वो प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति होता है। ये तो चलो कुछ संभालने से संभल जाएगा, लेकिन दूसरा जब पत्थर मारेगा कि ये उत्तरदायित्व जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है मंत्रियों का, वो प्रेसिडेंट के प्रति होता है, कौन से आर्टिकल में है? लो, संभालने से संभलेगा नहीं। तो देखो, व्यक्तिगत के रूप में 75(2) बोलता है कि ये प्रेसिडेंट के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। और 75(3) जो बोलता है वो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए आर्टिकल के साथ। अब आ जाते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो देखो साहब, अटॉर्नी जनरल ये सब जानते हैं कि भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कहलाता है। चलिए, ये इजी है। अटॉर्नी जनरल का कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल में प्रावधान दिया गया है? तो 76। ये भी इजी है। और कार्य योग्यता क्या होना चाहिए? तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता हो वही अटॉर्नी जनरल की योग्यता होनी चाहिए। ये भी बात समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन यहां आता है कि कौन ऐसा पद है जो राष्ट्रपति के पद प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो बहुत सारे पद है, लेकिन उसमें अटॉर्नी जनरल का खास करके होता है। अटॉर्नी जनरल प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात रमो करम पे किसके रहता है? प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट चाहे तो हटा सकता है। चलो साहब, ये भी समझ में आया कि प्रसाद पर्यंत कौन धारण करता है? अटॉर्नी जनरल। तो कार्य क्या होता है? तो कार्य ये होता है कि भारत सरकार का कोई भी पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करना है तो अटॉर्नी जनरल साहब करेंगे। अगर भारत सरकार को कोई कानूनी सलाह देना है तो वो सलाह कौन देगा? अटॉर्नी जनरल देंगे। और राष्ट्रपति कोई कार्य सौंप दे प्रेसिडेंट, वो भी कार्य करेंगे कौन? अटॉर्नी जनरल। ये भी बात समझ में आया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अटॉर्नी जनरल न्यायालय में पक्ष रखता है किसका? सरकार का, भारत सरकार का पक्ष रखता है या पक्ष प्रस्तुत करता है। तो क्या वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है? पहला क्वेश्चन। तो सर, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। शर्त ये है तभी करेगा, ऐसा ना हो कि उसके अपोजिट जहां कर रहा है प्रैक्टिस, उसके अपोजिट के रूप में या विपक्ष के रूप में भारत सरकार हो। अगर भारत सरकार विपक्ष के रूप में या कोई सरकार का कोई दल हो, उसके खिलाफ नहीं जा सकता। ये कर सकता है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल का वेतन या भत्ता कौन डिसाइड करता है? अक्सर हम लोग जानते हैं कि संसद करता है हर एक चीज में, लगभग संसद या लोकसभा राज्य में। लेकिन अटॉर्नी जनरल की सबसे खूबसूरत बात है, अटॉर्नी जनरल की वो प्रेसिडेंट करता है, निर्धारित करता है वेतन। कौन? और ये पूछा जा चुका है, बहुत लोगों ने गलत किया था, तो ध्यान रखना प्रेसिडेंट करता है। ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से हम लोग देख लिए। अब ये बता दिया कि संविधान के अनुसार कौन वेतन या पारिश्रमिक दिया जाता है, वो कौन करता है? राष्ट्रपति डिसाइड करता है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 200, बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 200 क्या है कि गवर्नर साहब किसी राज्य में विधेयक पारित होगा तो वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए किसके पुनर्विचार के लिए? प्रेसिडेंट के पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? आरक्षित कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। ये आर्टिकल 200 बोलता है। और ये गवर्नर का स्वविवेक है, स्वविवेक का अधिकार है, आर्टिकल 200। ठीक है ना। तो किसी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार के लिए आरक्षित करना
ही आर्टिकल 200 में मेंशन किया गया। ये भी बात समझ में आया आप लोग को। अब आ जाते हैं आर्टिकल 2 में। क्या क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूजिंग, ये तो है इजी, आप लोग भी जानते हैं इजी है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि जो संविधान है वो बोल रहा है किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है संसद क्या कर सकती है, किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। जैसे इंडिया है तो पाक का क्षेत्र कोई है तो उसको शामिल कर सकती है, ये बात बोलता है आर्टिकल 2। लेकिन साहब थमो यहाँ पे यही बात नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ पे। जैसे 100वां संविधान संशोधन याद होगा, इसमें क्या था कि इंडिया और बांग्लादेश में क्या हुआ, समझौता हुआ और दोनों एक दूसरे को कॉन्क्लेव आदान प्रदान किए, मतलब एक दूसरे को दिए। तो यहाँ इंडिया अपना क्षेत्र दे भी रहा है और बांग्लादेश का से ले भी रहा है। तो साहब ये तो आर्टिकल 200 के खिलाफ हो गया, क्योंकि विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करने की बात है, देने की बात नहीं है। तो ध्यान से पढ़ना है, देने की बात नहीं है। तो देने की बात कहां से आया, तो साहब सुप्रीम कोर्ट का जो पहला केस था बेरूबारी विवाद लेके पाकिस्तान से, उसी केस में बोला कि आर्टिकल 2 के तहत किसी क्षेत्र को देने का और लेने का अधिकार है। लेकिन संविधान में क्या बोला है, क्षेत्र देने की बात कहा गया है, मतलब क्षेत्र शामिल करने की बात कहा है, लेने की बात है, देने की बात नहीं कहा गया था। तो ध्यान से पढ़ना है, संविधान में बोला है कि ओवरऑल पूछा है, तो क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार लेने और देने की बात बोलेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी केस में ही बोला था कि ले भी सकता है और दे भी सकता है। ठीक है, ये भी बात समझ में आया। और ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो कौन सा 100 संविधान संशोधन इसी के लिए लाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक स्पीकर से कितनी बार हम बता रखे हैं कि देखो, स्पीकर जब चुनाव होता है, जब इसका चुनाव किया जाता है कि कौन बनेगा स्पीकर, करोड़पति नहीं बोल रहे, स्पीकर, तो साधारण बहुमत से क्या करेंगे, उस जिस सदन में चुनाव हो रहा है स्पीकर का, वो साधारण बहुमत से चुन लिया जाएगा। लेकिन साहब अगर स्पीकर को हटाना है तो साधारण बहुमत से नहीं, प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है, प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है, ना कि साधारण बहुमत है। तो सर ये बहुमत क्या आलोचना है, तो आप लोग बहुमत के लिए हमने एक वीडियो डाला है और छोटा सा वीडियो है, बहुमत से जितने भी क्लियर वहां पे नजरिया मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिल सकता, और हम लेंगे तो एक्स्ट्रा टाइम खर्च होगा। तो आप लोग वहां बहुमत करके होगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक, तो अगर मान लो कि स्पीकर उपस्थित न हो लोकसभा में, तो फिर कौन बनेगा, तो साहब ये तो बहुत आसान है, डिप्टी स्पीकर बनेगा। अरे मान लो डिप्टी स्पीकर ना हो तो फिर क्या होगा, तब सवाल खड़ा होता है, कान खड़े होते हैं कि स्पीकर ना हो, डिप्टी स्पीकर उपस्थित ना हो तो फिर कौन बनेगा। तो साहब सर 10 का जैसे लिस्ट हम लोग बनाते हैं ना, 10 का लिस्ट बनता है लोकसभा में, कितने लोग का, 10 लोग का लिस्ट बनता है, और सदस्यों द्वारा आपस में निर्धारित किया जाता है कि 1 नंबर पे कौन होगा, 2 नंबर पे कौन होगा, 3 नंबर पे कौन होगा, क्रम डिसाइड किया जाता है। और वो डिप्टी स्पीकर नहीं रहने के बाद कौन बनेगा, 1 नंबर नहीं रहेगा तो 2 नंबर, ऐसा होगा। ठीक है, 10 लोगों का लिस्ट डिसाइड होगा। लेकिन राज्यसभा में भी लगता है कि ऐसा ही होगा, सभापति के बाद उपसभापति, अगर सभापति नहीं होते हैं तो उपसभापति नहीं होंगे तो 10 यहाँ भी होगा। नहीं साहब, यहाँ 6 है, 6 भी वही क्रम डिसाइड किया जाता है, 6। तो लोकसभा में 10 का क्रम डिसाइड किया जाता है, राज्यसभा में 6 का क्रम डिसाइड किया जाता है। ठीक है सर, ये भी समझ लिए। लेकिन अगर रिक्त होता है तो ध्यान में उससे पढ़ना है कि उपस्थित बोला है कि रिक्त बोला है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि उपस्थित नहीं है तो कौन बनेगा, वहां पे अलग आंसर होगा। लेकिन अगर रिक्त है तो क्या बात होगा, तो अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष बनेगा, और उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो फिर राष्ट्रपति जो नियुक्त करेगा वो बनेगा। और राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है, तो परंपरा अनुसार जो वरिष्ठतम होता है, सदस्य होता है सदन का, उसको नियुक्त करता है। तो ध्यान देना है उपस्थिति की रिक्त के। क्वेश्चन थोड़ा सा हटा, आंसर चेंज हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आप लोग को आ गई होगी। अब हम कहते हैं, एक क्वेश्चन बता ही दिया कि स्पीकर साधारण बहुमत से क्या होता है, निर्वाचित होता है। जब इसको हटाना होता है तो पद मुक्त करना होता है तो प्रभावी बहुमत से करते हैं। ठीक है, चाहे स्पीकर हो, चाहे डिप्टी स्पीकर की बात हो, चाहे सभापति हो, चाहे
उपसभापति, दोनों के लिए सेम बात है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा ध्यान से रखना, ठीक है ना। तो सभापति लगता है ना, सभापति कि सभापति में क्या होना चाहिए कि विशेष बहुमत से हटाना चाहिए। सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। लेकिन नहीं साहब, प्रभावी बहुमत है। ध्यान रखियो, ध्यान रखियो, वरना लोचा हो जाएगा। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि स्थगन, अगर स्पीकर दो प्रकार का स्थगन करता है अपने सत्र का, एक बोलते हैं साधारण स्थगन और दूसरा बोलते हैं साइन डाई स्थगन। देखो, साधारण स्थगन का मतलब क्या कि उसमें समय तिथि बता दिया जाएगा कि साहब इस दिन आना है, इस दिन बैठक होगी। लेकिन डाई, साइन डाई का मतलब वो मर गया है ना, उसको जिंदा रहने की बात है, कब समय है, कब तिथि है, ये नहीं बताया जाएगा, तो साइन डाई हो जाएगा। और साधारण में तिथि और समय बता दिया। तो बस ये है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, छोटा ही छोटा रखेंगे कि आप लोग कहीं चाय पी रहे हैं, चाय पर चर्चा वाली बात होगी, तो इसको देख लो, थोड़ा फ्रूटफुल हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और इसका मजा लेते रहिए, और कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आप इस परिवार को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करिए, ठीक है, कि हम लोग और लोगों तक पहुंचे। तो एक पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि सदन का सत्र जो होता है वो मैक्सिमम किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सदन के सत्र के बीच में डिफरेंस 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने माह से? 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थात एक साल में 2 सत्र होना चाहिए, कम से कम 2 सत्र होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है, 2 सत्र होना चाहिए। तो साहब ये बताइए कि 2 ही सत्र होना चाहिए कि अनगिनत सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना कि 6 माह की बात बोला है कि अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए, लेकिन सत्र कितने हो सकते हैं? अनगिनत हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं सत्र, ठीक है। और सत्र कैसे बुलाया जाता है? तो मंत्रिपरिषद क्या करेगा? प्रेसिडेंट को सिफारिश करेगा कि सत्र बुलाना है, और प्रेसिडेंट क्या करेगा? उसकी सिफारिश मानेगा और सत्र बुला लेगा, और जितनी बार चाहे उतनी बार बुला सकता है। तो ये बात समझ में आया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, इतने पे रखते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।